हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए मुगल वंश को पढ़ाया है और ये हमारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसमें पिछली परीक्षाओं में और आगे आने वाली परीक्षाओं में जो भी पॉइंट्स आ सकते हैं उन सभी बिंदुओं को हमने इसमें सम्मिलित किया है। इसके पहले भाग में मुगल वंश के प्रारंभिक 3 सम्राट रहेंगे, जिसमें बाबर, हुमायूं और अकबर, ये तीनों आएंगे। इन तीनों में कहा जाता है कि जो बाबर मुगल वंश का संस्थापक है, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा लड़का है। और हुमायूं बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। दोस्तों, मुगल वंश में हुमायूं एकमात्र मुगल सम्राट था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में के बीच में बांटा था। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण शासक मुगल वंश का हुआ है वो है अकबर। अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका मकबरा आगरा में सिकंदरा में स्थित है, जबकि हुमायूं का मकबरा आपका ये दिल्ली में स्थित है। और बाबर का जो मकबरा है दोस्तों, जब इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 ईस्वी में, तो ये प्रारंभिक में इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसको काबुल में दफना दिया गया है। इस प्रकार बाबर की जो कब्र है वो काबुल में है। दूसरे भाग में हम मुगल वंश के 3 सम्राट और लेंगे, जिसमें जहांगीर होगा, शाहजहां होगा और औरंगजेब होगा। तीसरे भाग में हम उत्तरोत्तर मुगल साम्राज्य पढ़ाएंगे, जिसमें बाद के सभी सम्राटों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, चलते हैं फिर हमने पहले भाग की तरफ। तो सबसे पहले हमने इसमें लेते हैं मुगल वंश। इसमें सबसे पहले हम बाबर को विस्तृत पढ़ेंगे और बाबर से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इस वीडियो को हमने प्रमुख रूप से सिविल, पीसीएस और जिनका डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री रहता है, पीजीटी, टीटी, टीजीटी, जीआईए, जीआईसी, इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। चलते हैं बाबर की तरफ। दोस्तों, बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर के 5वें वंशज थे, और उनकी माता कुतलुग निगार खानम चंगेज वंश की 14वीं वंशज थी। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबर तैमूर और चंगेज वंश का सम्मिलित व्यक्ति था, इसीलिए बहुत ज़्यादा बलशाली था। नेक्स्ट है, बाबर की दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। दोस्तों, परीक्षाओं में बाबर की दादी का नाम पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि सत्ता हस्तांतरण में बाबर की दादी का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए बाबर की दादी का नाम क्या है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बाबर की दादी का नाम है एहसान दौलत बेगम। दोस्तों, बाबर का नाम जन्म जो है फरगना में हुआ था और फरगना की राजधानी आनंदजान थी और तैमूर की राजधानी समरकंद थी। अतः बाबर समरकंद को भी जीतना चाहता था। नेक्स्ट इस पे देखते हैं बाबर का भारत पर आक्रमण का कारण क्या था। दोस्तों, जो बाबर था वो उज्बेकों के शासक शैबानी खान और सफवी वंश के शासक शाह इस्माइल दोनों से पूरी तरह से पराजित हो गया था, जिसके कारण बाबर अंत में भागकर अफगानिस्तान आया और अंत में 1504 ईस्वी में काबुल पर इसने अधिकार कर लिया। और 1507 में ही बाबर ने अपनी पैतृक समाधि मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कौन सा था। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में जो है बाजौर, यहाँ आपका बाजौर है, बाजौर और भीरा के किले पर किया था, जिसमें वह पूरी तरह से सफल हो गया था। उसने दूसरा आक्रमण 1519 में ही पेशावर पर किया था, परंतु इसमें ये सफल नहीं हो सका। बाद में पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और राणा सांगा के निमंत्रण पर इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली पर उस समय शासक था, सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में
एक युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो इसमें हम देखते हैं इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में पराजित कर मार दिया गया। बाबर ने इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर दिया और मार दिया। दोस्तों, इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में युद्ध मैदान में लड़ते हुए प्रथम सुल्तान था। यानी कि एकमात्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इब्राहिम लोदी ऐसा सुल्तान था, ऐसा शासक था, तो युद्ध मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध प्रणाली जो उसने उज्बेकों से सीखी थी और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और इस युद्ध में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया दोस्तों, अभी इसे हम सही कर लेते हैं। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें उज्बेकों तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग इसने सफवी शासक इस्माइल खां से सीखी थी। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद प्रत्येक काबुल निवासी को चांदी का 1 रुपये दिया था और बाबर अपनी इसी उदारता के कारण कलंदर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण 3 से 4 प्रश्न बनते हैं कि कलंदर की उपाधि किसकी, यानी कलंदर के नाम से कौन मुगल सम्राट जाना जाता है, तो वो है आपका बाबर। उसके बाद आता है बाबर ने इस युद्ध में जो तुलगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था, ये इसने उज्बेकों से सीखी थी। और जो इसने तोपों को सजाने की जो उस्मानी विधि का जो प्रयोग किया था, ये इसने सफवी शासक शाह इस्माइल से सीखी थी। ये 3 प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनते हैं। नेक्स्ट है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध का कारण क्या था, इसे आप समझ लें। इस युद्ध का प्रमुख कारण बाबर का भारत में रहने का निर्णय था। राणा सांगा बाबर में युद्ध हुआ। राणा सांगा और बाबर में युद्ध हुआ। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। और इस युद्ध में बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था और साथ ही अपने जीवन भर शराब ना पीने की कसम खाई थी। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से आ जाता है परीक्षाओं में कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था। उसके बाद उसने जिंदगी भर शराब ना पीने का भी डिसीजन लिया। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था कि युद्ध करिए, अगर युद्ध में आपको विजय प्राप्त होती है तो राज्य सुख भोगोगे और यदि आपकी मृत्यु हो जाती तो आपको जन्नत मिलेगी। ठीक उसी प्रकार का उपदेश जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया था। और दोस्तों, इसी विजय के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। मेदिनी राय की 2 पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, भारतीय इतिहास में घाघरा का एक ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। प्रश्न आ जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में कौन सा युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, तो वो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और यही एकमात्र युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। बस ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु। दोस्तों, 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर ने
हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसकी बीवी मुबारक यूसुफ जाई उसे काबुल ले गई और उसे काबुल में दफना दिया गया। यानी बाबर की जो कब्र है वो काबुल में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर को इतिहासकारों ने आत्मचरित्र लेखकों का बादशाह कहा है। पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी के लिए ये जो स्टेटमेंट हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार फिर सुन लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी और बाबर को इतिहासकारों ने आत्मचरित्र का लेखक का बादशाह कहा था। अब बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। बाबर के तोपखाने का अध्यक्ष उस्ताद अली कुली नामक एक तुर्क तोपची था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुझो के बाबरी या वाक़यात बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसे बाद में अकबर के काल में जो नवरत्नों में सम्मिलित थे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। दोस्तों, यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की। बाबर ने इसको किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। कभी कभी बाबरनामा की जगह तुझो के बाबरी या वाक़यात बाबरी भी आ जाता है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये भी प्रश्न आ जाता है। तो अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था और बाद में श्रीमती बेवरेज ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बाबर ने आराम के लिए आगरा में ज्यामिति विधि पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कराया था, जिसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर के शासनकाल में ही मियाँ मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर को चित्रकला से लगाव था, परंतु अपने अल्पकाल के शासनकाल में वह चित्रकला के लिए कोई विशेष योगदान नहीं दे पाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद की चर्चा की है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बाबर उच्च कोटि का गायक था। बाबरनामा में एक प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद की चर्चा करता है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि किस चित्रकार को, मुगल वंश के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बाबर का एक काल का चित्रकार था बेहजाद और बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बाबर उच्च कोटि का गायक भी था। बाबर ने मुबैयन नामक एक पद शैली का निर्माण भी किया था। बाबर के समय में एक विभाग था शोहरत ए आम और इस विभाग का नाम था स्कूल एवं कॉलेजों का निर्माण करवाना। नेक्स्ट चलते हैं हुमायूं। फ्रेंड्स, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा लड़का था। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। अन्य 3 इस प्रकार हैं: कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर की तीसरी पत्नी महा बेगम का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के तीसरे दिन 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया था और सम्राट बनने के बाद हुमायूं के सामने सबसे बड़ी 2 चुनौतियां थीं। एक शेरशाह सूरी और दूसरा गुजरात का शासक बहादुर शाह। दोस्तों, हुमायूं से संबंधित एक बहुत ही रोचक प्रसंग इतिहास में या लोकल की कहानियों में मिलता है। रक्षाबंधन के विषय में कहा जाता है कि कर्णावती के द्वारा हुमायूं को राखी भेजा गया था और जिसे हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार भी कर लिया था, परंतु वो कर्णावती की कोई भी सहायता नहीं कर पाया था।
फ्रेंड्स, 1533 ईस्वी मेवाड़ में सिसोदिया वंश की अल्पायु शासक विक्रमादित्य शासन कर रहा था और मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया, परंतु उसने बहादुर शाह से उसकी रक्षा नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। दोस्तों, चौसा का युद्ध 29 जून 1539 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध शेरशाह सूरी और जो है आपका हुमायूं के बीच में हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में हुमायूं पूरी तरह पराजित हो गया और अपनी रक्षा करने के लिए वो घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था, परंतु कहते हैं एक निजाम बिश्ती यानी नाव चलाने वाले ने उसे बचा लिया था और ऐसा कहा जाता है कि बाद में हुमायूं ने उसे आधे दिन का शासक बनाया था और उसके नाम पर चमड़े के सिक्के भी चलाए थे, क्योंकि लिखा रहता है उसने 24 आवर के लिए उस नाव चलाने वाले को, इन भिश्ती ने, बोटमैन को एक दिन का सम्राट बना दिया था, जो कि एक कहावत है, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि किस युद्ध में हुमायूं घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था, तो उत्तर है चौसा का युद्ध। और इसी युद्ध में हुमायूं को एक नाव चलाने वाले ने बचा लिया था, जिसके एवज में उसने उसको एक दिन का सम्राट बना दिया था और उसके नाम पर चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया और हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया। इस तरह भारत से मुगल वंश का समाप्त हो गया था, परंतु बाद में जब शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए तो 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसी युद्ध के बारे में बात करते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया और इस पराजय के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया है और इस तरह मुगल वंश समाप्त हो जाता है। परंतु 1556 ईस्वी में हुमायूं वापस आ जाता है और दिल्ली का शासक बन जाता है। नेक्स्ट, अब चूंकि बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है तो हम शेरशाह सूरी से संबंधित भी जानकारी आपको दे दें। शेरशाह सूरी, जिसका काल है 1540 से 1545, दिल्ली पर शासन करने वाले द्वितीय अफगान वंश का शासक शेरशाह सूरी था और इसके बचपन का नाम फरीद था। उसका जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर के बीसवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था और दक्षिण बिहार के अफगान गवर्नर बहार खान लोहानी की सेवा में रहते हुए एक दिन फरीद ने तलवार के एक ही प्रहार में शेर को मार दिया। इसलिए बाद में बहार खान लोहानी ने खुश होकर उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। शेरशाह सूरी ने 1543 ईस्वी में रायसेन पर आक्रमण किया और वहां के राजपूत शासक पूर्णमल को विश्वासघात करके मार डाला था। शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लेकर मारवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था और मारवाड़ पर अधिकार करने के पास शेरशाह ने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन दिया था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का संपूर्ण साम्राज्य खो चुका था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि शेरशाह सूरी ने ये प्रसिद्ध कथन किस युद्ध के बारे में कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। अब चलते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार। शेरशाह पहला सुल्तान था जिसने भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सुधार किए। शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 4 विभागों में स्थापना किया। सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर शेरशाह ने 4 विभागों की स्थापना की थी। थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ा गई इसमें। आगे चलते हैं। ये 4 विभाग इस प्रकार है। सबसे पहला है दीवाने बिजारत और दूसरा है दीवाने अर्ज, तीसरा दीवाने इंसा और चौथा है दीवाने रिसालत। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों
या जिलों में बांटकर सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में कर दिया था। शेरशाह का साम्राज्य काफी बड़ा था और इसने अपने संपूर्ण साम्राज्यों को 47 सरकारों या जिलों में बांट दिया था। उस समय जिलों को सरकार कहा जाता था और शेरशाह के समय में केंद्रीय सत्ता अधिक मजबूत थी। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह सूरी का भू राजस्व प्रबंधन। दोस्तों यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेरशाह की लगान व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का मतलब होता है इसमें शेरशाह डायरेक्ट किसानों से कर लेता था, इसको रैयतवाड़ी कहते हैं। उसकी भू राजस्व व्यवस्था भूमापन पर आधारित थी। इसके समय में लगान निर्धारण की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। नंबर 1 है गल्ला बक्सी अथवा फिर बटाई, दूसरी है नस्क या मुक्ताई या कनकोत, और तीसरी है नकद या मसावत या जब्ती। नेक्स्ट है इसमें शेरशाह सूरी ने भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकालकर उत्पादन कर 1/3 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया और शेरशाह ने सरकार तथा कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पट्टा और कबूलियत प्रथा को जन्म दिया था। प्रश्न आ जाता है यहाँ से कि किस शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा का प्रारंभ किया था? तो शेरशाह सूरी ने। फ्रेंड्स, शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपये का प्रचलन किया था जो 180 ग्रैन का था और उसने एक तांबे का दाम जो 380 ग्रैन का था चलाया था। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए दाग और हुलिया प्रथा को प्रारंभ किया था। दोस्तों, क्योंकि प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में सैनिकों का हुलिया और उनको दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी, जिससे सैनिकों की पहचान की जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को नियंत्रण करने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए दाग और हुलिया प्रथा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है इसमें शेरशाह सूरी एक निर्माता शासक के रूप में उसने क्या क्या बनवाया था? फ्रेंड्स, शेरशाह ने समूचे साम्राज्य में 1700 सरायों का निर्माण कराया था। शेरशाह की मृत्यु 1544 ईस्वी में, कहीं की दोस्तों यहाँ लिखा रहता है 1545 ईस्वी में, 1544 या 1545 ईस्वी में कालिंजर पर उस समय हुई जब वह उक्का नामक आग्नेयशास्त्र चला रहा था। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है और कहीं कहीं आपका लिखा रहता है कि जब इसने कालिंजर पर आक्रमण किया तो ये बारूद की ढेर के पास लेटा हुआ था और इसके विरोधियों से एक गोला आता है और बारूद की ढेर पर गिर जाता है, जिसके कारण ये आग से झुलस जाता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहीं कहीं लिखा रहता है वह उक्का नामक आग्नेयशास्त्र चला रहा था या बंदूक चला रहा था, बंदूक की नली फट जाने से इसकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के आप लोग इतना याद करें, इसका अंतिम आक्रमण कालिंजर था और कालिंजर पर ही मृत्यु के समय आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। इसकी मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता है ये पानी के बीचों बीच में बना हुआ है। दिल्ली में शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया पुराना किला है और इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगर प्रश्न आ जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में रहते थे, तो शेरशाह सूरी के। बाद में इसके उत्तराधिकारी बहुत ही कमजोर साबित हुए। शेरशाह सूरी के बाद इसके जो उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और हुमायूं दोबारा फिर भारत में आ गया और एक मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ। 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं अपनी लाइब्रेरी दीने पनाह या शेरे मंडल में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, लड़खड़ा गया और गिरकर मर गया। हुमायूं की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार लैनपुल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः
लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने हुमायूं के विषय में कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई? तो वो आंसर जाएगा लैलपुर। अब चलते हैं अकबर। अकबर को दोस्तों मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि अगर बाबर आ जाए, अगर सॉरी अगर आपका मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो बाबर, और मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो अकबर होगा। चलती अब अकबर के बारे में डिटेल लेते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो हम आपका जैसे ही अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म अमरकोट सिंध में हुआ था। राणा बीरसाल के महल में हुआ था। 15 अक्टूबर, यहाँ आप इसे साफ साफ लिख लें, राणा बीरसाल के महल में सिंध में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और हुमायूं की जो फारसी सिया पत्नी थी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम, जिसको मरियम मकानी भी कहा जाता है। जीजी अनगा अकबर की प्रमुख आया थी। अकबर को अपने जीवन काल में अपने चाचा अस्करी का प्रारंभिक संरक्षण मिला, और अस्करी की पत्नी सुल्ताना बेगम ने अकबर का लालन पालन किया था। हुमायूं और कामरान के बीच कंधार को लेकर हो रहे युद्ध के दौरान जब हुमायूं की तोपें कंधार के किले पर आग बरसा रही थीं, तो उस समय कामरान ने अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया, किंतु सौभाग्य से अकबर बच गया। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम जिंदाल के गुरु, और जिंदाल नहीं है, ये हिंदाल, ये आपका हुमायूं का भाई था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम हिंदाल के गुरु और फारस के दोस्त अमीर बाबा अकबर अली जामी की पुत्री थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अकबर ने हुमायूं की मृत्यु के बाद कलानौर में बैरम खां की देख रेख में अपना राज्याभिषेक कराया था, और जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। बैरम खान ने इसको अपना वकील या वजीर नियुक्त किया था। बैरम खां को, यानी अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर या वकील नियुक्त किया था, और जो अकबर था वो बैरम खां के संरक्षण में ही प्रारंभिक शासन किया है। अब एक महत्वपूर्ण है इतिहास का, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। फ्रेंड्स, यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान ने भाग लिया था। इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया और मार दिया। हेमू हरियाणा के रेवाड़ी का एक बनिया परिवार का था, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम 14वां शासक था। यानी अंतिम विक्रमादित्य कौन था, तो वो हेमू है। दिल्ली की सिंहासन पर अधिकार इसने कर लिया था, और हेमू के अलावा टोडरमल ही एक ऐसा हिंदू था जो राज्य के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा था। हेमू का हेमचंद ने अपने जीवन में 24 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी, और वह उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ सेनापति का सम्मान उसे मिल चुका था। नेक्स्ट है पेटीकोट शासन 1560 से 1562 ईस्वी। अकबर के शासनकाल में 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी के बीच अकबर की धाय महामनगा, उसकी पुत्री जीजी अनगा और उसके पुत्र आदम खान के द्वारा शासनकाल चलाए जा रहे थे, और इतिहासकार ने इसी काल को पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी है। अबुल फजल ने बैरम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी अकबर की धाय महामनगा को ही माना है। महामनगा ने ही अकबर को प्रेरित किया, जिसके कारण उसको पद से मुक्त कर दिया गया, और मक्का जाते समय बैरम खां की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी।
अब लेते हैं दोस्तों अकबर के काल के प्रमुख घटनाएं। दोस्तों ये सभी हमारा जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आगामी परीक्षाओं में आने वाले सभी बिंदुओं को हमने इसमें सम्मिलित किया है। और पिछली परीक्षाओं में जो इससे मुगल वंश से जो भी क्वेश्चन आए उन सभी पॉइंट को हमने ऐसे अपने वीडियो में सम्मिलित किया है। तो हमारा वीडियो को लाइक और उस पर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है अकबर कालीन की प्रमुख घटनाएं। 1560 से 1562 ये पर्दा शासन है, पेटीकोट शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब कर दिया था, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा का पर जो कर लगाया हुआ था वो समाप्त कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसका प्रारूप बहाउद्दीन ने तैयार किया था। 1573 से 1574 गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी और इसकी प्रेरणा अकबर को अब्बा सईद से प्राप्त हुई थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था। कहते हैं अकबर अनपढ़ मुगल सम्राट था और इसने इबादत खाने में लगभग सभी धर्मों को विद्वान जनों को बुला बुला करके उनसे वार्तालाप करके एक विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात अकबर को व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था। 1575 से 1576 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांटा गया और दक्षिण विजय के बाद यह संख्या 15 हो गई थी। फ्रेंड्स 1582 में दीन इलाही एक नया धर्म अकबर ने प्रारंभ किया था और इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट है 1582 में इन्होंने दयसाला प्रणाली लागू की थी और 1584 में गुजरात विद्रोह दबाने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की इसने उपाधि दी थी। 1572 से 1573 गुजरात अभियान अकबर ने फतेहपुर सीकरी से गुजरात की 450 मील की दूरी मात्र 9 दिनों में तय की थी। स्मिथ महोदय ने अकबर के इस अभियान को द्रुतगामी अभियान माना है और इसी सैन्य अभियान के समय अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था और पुर्तगालियों से भेंट की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था और ये बुलंद दरवाजा इतना बड़ा बनवाने के लिए इसकी प्रेरणा उसे इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए अतारिकन के दरवाजे से मिली थी जो इल्तुतमिश ने लकड़ी से बनवाया था। नेक्स्ट युद्ध है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। यह गोगुंडदा की लड़ाई 1576 ईस्वी में। दोस्तों इस युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी और 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप पराजित हुए परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। अबुल फजल के अनुसार महाराणा प्रताप को खामनौर में पराजित किया गया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ हकीम खान सूर नामक एक मुसलमान था जिसने संकट के समय में महाराणा प्रताप का मुकुट उतार कर पहन लिया था और इस तरह महाराणा प्रताप बचने में सफल रहे थे। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए किस मुस्लिम का योगदान है, तो वो है आपका हकीम खान सूर। नेक्स्ट है इसमें 1580 ईस्वी के दशक में जब अकबर आंतरिक विद्रोह पश्चिमी सीमा की समस्या में उलझ गया तो 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने इसका लाभ उठाते हुए अपने अधिकांश राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया और अपनी नई राजधानी चावर को बनाया। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप की 2 राजधानियां हुई, कुंभलगढ़ और चावर। 1597 ईस्वी में 51 वर्ष की अवस्था में कड़े धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए आंतरिक चोट के कारण इस महान राजा की मौत हो गई। इनकी मृत्यु चावर में हुई और चावर गांव से लगभग 1.5 मील की दूरी पर मंडोली गांव है
उसके पास जो नदी बहती है उसी नदी किनारे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस स्थल का स्मारक स्वरूप एक छतरी बनी हुई है। व्यवहार में लेकिन वर्तमान में महाराणा प्रताप की जो समाधि है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों यहाँ से आने वाले जो प्रश्न है वो हमने महत्वपूर्ण बिंदु में सम्मिलित किए हैं। पहला है, अकबर को अनपढ़ सम्राट, अनपढ़ मुगल सम्राट कहा जाता है। अकबर को बैरम खान की हत्या से गहरा सदमा पहुंचा और उसने जो बैरम खान की विधवा थी उसके साथ शादी कर ली और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी। जब बैरम खान को बर्खास्त कर दिया गया तो अकबर ने शहाबुद्दीन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और बाद में उसने अपनी धाय महामनगा को भी प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। इस प्रकार अकबर ने दो प्रधानमंत्री नियुक्त करने की एक नई पद्धति को जन्म दिया। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनेगा कि किस मुगल सम्राट ने दो प्रधानमंत्री के बनाने की नींव डाली थी? तो अकबर है। नेक्स्ट है आपका मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला। मुगल स्थापत्य तथा वास्तुकला की वास्तविक शुरुआत अकबर के काल में ही मानी जाती है। वह कला का जबरदस्त संरक्षक था। उसके समकालीन इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता था और अपने मस्तिष्क के हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता था। इसके शासनकाल में इंडो इस्लामिक स्थापित कला शैली की एक मिश्रित कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट, अकबर ने आगरा में एक लाल किले का निर्माण कराया था जो अकबरी शैली का प्रथम स्मारक माना जाता है। इस लाल किले के मुख्य वास्तुकार कासिम खान थे। इसमें दो दरवाजे हैं। पश्चिम में जो दरवाजा स्थित है उसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं और जो पूर्व में दरवाजा है उसे अमर सिंह का दरवाजा कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अकबर ने किले के अंदर शहजादी सलीम के लिए रहने के लिए महल का निर्माण कराया था जिसे जहांगीरी महल नाम दिया गया। अकबर ने आगरे के किले के अलावा और भी किले बनवाए हैं जो इस प्रकार हैं। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला और अटक के किले भी अकबर ने बनवाए हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने याम और दीवाने खास जैसे दो प्रशासकीय भवनों का निर्माण कराया था। अकबर ने दीवाने खास के दक्षिण पूर्व में एक 5 मंजिला इमारत का भी निर्माण कराया था जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। इस 5 मंजिला इमारत को नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों से प्रेरित बताया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि अकबर कालीन कौन सी स्मारक बौद्ध विहारों से प्रेरित थी? तो वह हवा महल। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं, अकबर का मकबरा आगरा के से 5 मील की दूरी दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित सिकंदराबाद में है और अकबर ने अपने मकबरे की योजना स्वयं बनाई थी। अकबर का मकबरा एक 5 मंजिला इमारत है। मकबरे की 5वीं मंजिल का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था और इस मकबरे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह मकबरा गुंबदविहीन है। मुगल कालीन इमारतों में यह ताजमहल के बाद दूसरी सर्वाधिक खूबसूरत इमारत बन जाती यदि इसके ऊपर गुंबद लगा दिया जाता। नेक्स्ट लेते हैं इसमें अकबर के काल की चित्रकला में अकबर की विशेष रुचि थी और इसका श्रेय मीर सैयद अली को जाता है जिसे हुमायूं ने इसका प्रथम शिक्षक नियुक्त किया था। अकबर के समकालीन इतिहासकार अबुल फजल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा के तीसरे खंड आईने अकबरी में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के अतिरिक्त अकबर के समकालीन 15 चित्रकारों की जानकारी दी है जिसमें से 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर ने कहार जात के प्रसिद्ध चित्रकार दसबंध को अपना प्रथम अग्रणी चित्रकार बनाया था। दसबंध द्वारा निर्मित चित्र रजमनामा और तूतीनामा में मिलते हैं। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में दसबंध ने आत्महत्या कर ली थी। अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बसावन था
इसके द्वारा निर्मित चित्र, जिसमें एक दुबले पतले घोड़े के साथ एक निर्जन और उजाड़ क्षेत्र में भटकते हुए मजनू का चित्र दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, अकबर के काल में भित्ति चित्र यानी कि बाल पेंटिंग और चित्रकारी पोर्ट्रेचर की शुरुआत हुई थी। अकबर के काल में संगीत का विकास। दोस्तों, अकबर स्वयं नगाड़ा बजाता था। अकबर ने लाल कुलवंत नामक हिंदू गायक से गायन पद्धति भी सीखी थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार तानसेन था, जो उसके नवरत्नों में सम्मिलित था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और उसका असली नाम रामतन पांडे था। इसके गुरु स्वामी हरिदास थे, जिन्हें वृंदावन में संगीत को खूब बढ़ावा दिया था। कहा जाता है, स्वामी हरिदास की गायन को सुनने के लिए अकबर उनकी कुटिया में जाया करता था। अकबर से पहले नेक्स्ट काफी पीछे चला गया। चलिए, अकबर से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहता था। अकबर ने तानसेन को कंटा भरड़बाड़ी बिलास की उपाधि दी थी। तानसेन की मृत्यु अप्रैल 1589 में हो गई थी और इनको ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप दफनाया गया। तो दोनों ही यहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, ये ग्वालियर में है, और मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में है। तो दो प्रश्न यहाँ से बने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पीजीटी के लिए विशेष रूप से। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो और हम नोट्स पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।